Welcome to Ridhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। चलिए शुरू करते हैं आज का जो सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे BEGC 133। BEGC 133 इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में। ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश साहित्य के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करिएगा, जितने अच्छे से वीडियो पर रिव्यू दीजिएगा, उतना बेहतर तरीके से हम वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ द फ्लोइंग पैसेज विथ रेफरेंस ऑफ द कंटेक्स्ट पैसेज। कुछ पैसेज का पार्ट दिया गया है, उसको आप लोग को समझ के कि किस कहानी और किसके बारे में चर्चा की जा रही है, और उसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। हम लोग ने बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किया है, जिसमें ये समझने का प्रयास किया है कि इसमें सारे लोग हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले। तो किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो उनके लिए हिंदी में भी अच्छे तरीके से इसको सजाया गया, ताकि कुछ हार्ड वर्ड है उनके वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, और हिंदी में सारांश भी दिया गया है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से हिंदी और इंग्लिश में समझ के बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में जो पैसेज पहला है, आई हैव नो स्पार्क टू प्रीक द साइड ऑफ माई इंटेंट बट ओनली वैल्यूएटिंग एम्बिशन which o elapse itself and fall on the other। तो इस किस कविता या किस कहानी और किस किस चैप्टर का ये पंक्ति लिया गया है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, और उसके बारे में ये लाइन क्या कहना चाहता है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इन पंक्ति में मैकबेथ अपने संघर्ष के बारे में व्यक्त करता है कि वो अपने जीवन में जो संघर्ष किया है उसके बारे में बताती है, और वो समझता है कि राजा डक्कन की हत्या करने का उसके पास कोई औचित्य कारण नहीं था। जो मैकबेथ था वो राजा डक्कन की हत्या कर देता है, और वो अपने मन के संघर्ष में जूझता हुआ और इस कहानी को समझने का प्रयास करता है कि हमने राजा को क्यों मारा। तो राजा को डक्कन के मारने के उसके पास कोई औचित्य कारण नहीं था, सिर्फ केवल उसका अत्यधिक महत्वाकांक्षा ही था जो उसे अपराधी बना दिया। एक होता है कि किसी के हत्या करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन इसके पीछे कोई कारण नहीं था, सिर्फ मैकबेथ का अत्यधिक एम्बिशन होने के कारण ये क्या हो गया, अपराधी हो गया। वह जानता था कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा व्यक्ति का पतन का कारण बन सकती है। तो अब इस कहानी को हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। ये इतना कहानी में इस पंक्ति को क्या कहना चाहता है आप लोग समझ गए होंगे। इंग्लिश में आप लोग कंटेस्ट आराम से लिखिएगा कि दिस लाइन आर स्पोकन बाय द मैकबेथ इन द शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ। ये लाइन कौन बोल रहा है? बोला जा रहा है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ के बोला जा रहा है शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ में जो लिखा गया है ये पंक्ति है। At this point, Macbeth is thinking about the murdering King Duncan in order to become the king of the Scotland। और कह रहा है मैकबेथ अपने मन के विचार को और संघर्ष में सोचता है कि राजा की हत्या जो डक्कन का किया वो सिर्फ स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए किया। बिफोर कमिटिंग द क्राइम
He carefully examined his motives and realized that his ambition the main reason behind his plan. कह रहा है कि जो ये हत्या का प्लान बनाया गया उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ उसका क्या था, एम्बिशन था। एम्बिशन के कारण ही डक्कन की हत्या कर देता है। कंटेक्स्ट लिखने के बाद एक अच्छा सा पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और उसके बारे में, इस पैसेज के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा। इन दिस पैसेज मैकबेथ एडमिट दैट ही हैज नो वैलिड रीजन और अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। इन पैसेज और इस 4 पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि उसके पीछे जो मर्डर किया था डक्कन का, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ उसका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू किल द डक्कन, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रेरणा था और डक्कन की हत्या कर देता। डक्कन इज ए गुड एंड रिस्पेक्टेड किंग हु हैज ऑलवेज ट्रस्टेड मैकबेथ। और डक्कन जो राजा था वो बहुत ही अच्छा और अनुशासित और रिस्पेक्टेड, सम्मानित राजा था, लेकिन वह जो राजा था वो ट्रस्ट करता था हमेशा मैकबेथ के ऊपर। लेकिन फिर भी इसको राजा बनने की महत्वाकांक्षा ने डक्कन की हत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। मैकबेथ से दैट ही हैज नो स्पार टू पुश हिम टुवर्ड द क्राइम। कह रहा है, मैकबेथ कहता है कि ही हैज नो स्पार, उसके पास कोई उत्तेजना शक्ति या प्रेरक शक्ति नहीं था जिसके कारण वो क्राइम के ओर बढ़ सके। लेकिन द ओनली फोर्स ड्राइविंग हिम इज द वैल्यूएटिंग एम्बिशन। उसके उत्तेजना का कारण कोई उत्तेजना शक्ति नहीं था जो क्राइम के ओर उसको ढकेल सके, लेकिन उसका एक अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने, वैल्यूटिंग एम्बिशन ने ही उसको क्राइम की ओर ढकेल दिया। बट यूजिंग द इमेज ऑफ राइडर जंपिंग टू हाई एंड फॉलिंग But using the image of rider jumping too high and falling, the Shakespeare suggests that uncontrolled ambition. शेक्सपियर कहता है, सजेस्ट करता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा एक दिन व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है, कैन लीड टू द फेलियर एंड डिस्ट्रक्शन। और ये ही अनकंट्रोल्ड एम्बिशन ही क्या बन जाता है, फेलियर एंड डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। दिस लाइन रिवेल मैकबेथ इनर कन्फ्लिक्ट। और दिस लाइन ये बताना चाहता है, उजागर करता है, रिवेल मतलब उजागर करना, और ये मैकबेथ अपने इस इनर कॉन्फ्लिक्ट, मन का संघर्ष, जो मन में उत्तेजित, क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों क्राइम के पीछे गया, ये मन में उसके संघर्ष चल रहे थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट के कारण, एंड मोरल अवेयरनेस, नैतिक चेतना के बारे में ये लाइन बताता है। ही अंडरस्टैंड दैट what he is planning is wrong, yet he is unable to control his desire for the power and the success। कह रहा है कि he understand that what he is planning is wrong। ये समझना चाह रहा है, समझना चाहता है कि ये प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग इसने गलत किया, और he is unable to control, और अपने आप में असमर्थ या अयोग्य साबित हुआ, अपने जो डिजायर, इच्छा होता है पावर और सक्सेस हासिल करने को, उसको कम नहीं कर सका। इस पावर और डिजायर फॉर द पावर एंड सक्सेस के कारण ही डक्कन की हत्या कर देता है। द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। ये जो पैसेज का 4 लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हाईलाइट करता है जो सेंट्रल थीम है, उसमें जो प्ले चल रहा है, उसमें जो रोल और एम्बिशन के बारे में जो झगड़ा चल रहा है, उस लाइन को बताता है। द डेंजरस कंसिक्यूसेस एंड अनचेक्ड एम्बिशन। द डेंजरस कंसिक्यूसेस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, इट ऑल्सो द फोरशैडो मैकबेथ ट्रेजिक डाउनफॉल लेटर इन द प्ले। और यही कारण बन जाता है मैकबेथ का पतन का कारण। अब कंक्लूजन इससे क्या निकलता है, दिस पैसेज इज द सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एक रिफ्लेक्शन देता है मैकबेथ इनर स्ट्रगल। और ये मैकबेथ
इनर स्ट्रगल, मन संघर्ष के बारे में बताता है। इट शोज दैट एम्बिशन इज प्राइमरी काउज ऑफ द ट्रेजिक एक्शन एंड द इवेंचुअल डाउनफॉल। और ये बताता है, ये लाइन बताना चाह रहा है कि मैकबेथ का ही डिजायर फॉर पावर एंड सक्सेस का जो अनवांटेड एम्बिशन था, उसी ने उसको अपराधी बना दिया। शेक्सपियर इफेक्टिवली presents the destructive power of excessive ambition through this line। और कह रहा है कि शेक्सपियर इफेक्टिवली presents the destructive power of excessive ambition through this line। एक्सेसिव एम्बिशन, अत्यधिक एम्बिशन ही क्या बन जाता है? डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? विनाशकारी शक्ति। तो आप आसानी से आप 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैक्सिमम ये क्वेश्चन 100 वर्ड्स से 150 वर्ड्स में लिखने आते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन, अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं ताकि पढ़ के आप अच्छे से नंबर ला सकें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड। करा हेयर्स द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ओह ओह ओह, कहना चाह रहा है कि हेयर द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ये भी लेडीज मैकबेथ के बारे में बताता है। कहता है कि जो ब्लड हाथ पे लगा है उसे दुनिया का कोई भी परफ्यूम उसे हटा नहीं सकता। अब हम लोग समझते हैं हिंदी और दोनों इंग्लिश में क्वेश्चन को समझ लेते हैं ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकें। इन पंक्तियों में लेडी मैकबेथ अपने अपराध बोध को व्यक्त करती है। लेडी मैकबेथ जो है अपराध को व्यक्त करती है और डक्कन के हत्या के बाद वो मानसिक रूप से टूट जाती है। और टूट जाने के बाद ही वो मन में संघर्ष चलता है कि हमने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण हो गया कि हम अपराधी बन गए। उसे लगता है कि उसके हाथों पर अभी भी खून लगा है। जो डक्कन की हत्या किया बोल रहा है कि अभी भी हाथ पे खून लगा हुआ है और संसार का कोई सुगंध नहीं, कोई परफ्यूम ऐसा नहीं जो इस अपराध को मिटा सके। इससे बेहतरीन नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंटेक्स्ट, दिस लाइन आर स्पोकन बाय द लेडीज मैकबेथ। ये भी लिखना है कि दिस लाइन स्पोकन बाय द लेडीज मैकबेथ इन द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन ऑफ द शेक्सपियर मैकबेथ। और एक सीन आता है स्लीप वॉकिंग, किसमें आता है? स्लीप वॉकिंग सीन आता है किसमें? शेक्सपियर मैकबेथ जो लिखा है उसी में मैकबेथ बोलती है कि आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन डक्कन मर्डर में जब शामिल हुई उसके बाद सी इज अनेबल टू एस्केप द बर्डन ऑफ द गिल्ट। जब से वो डक्कन मर्डर में पार्टिसिपेट की, जब से वो अपने दोषी या दुष्कर्म का जो परिणाम है उसके बारे में सोच के उसका बोझ लेके वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाई। While sleepwalking, she imagines the blood still stains her hand। और वो while the sleepwalking जब करती है तो वो सोचती है कि अभी भी मेरे हाथ में खून लगा हुआ है। तो अब लिखना है, कंटेस्ट लिख देना है कि दिस लाइन आर स्पोकन बाय द लेडी मैकबेथ इन द फेमस स्लीप वॉकिंग सीन द शेक्सपियर मैकबेथ आफ्टर पार्टिसिपेटिंग द डक्कन मर्डर she is unable to escape the burden of the guilt। While sleepwalking, she imagines the blood still stain in our hand। Explanation: in this passage, Lady Macbeth expresses deep guilt and mental suffering। In this passage, Lady Macbeth expresses deep guilt and mental suffering and a struggle। इस लाइन में बोलना चाह रही है कि मैकबेथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है कि जो उनके मन में संघर्ष चल रहा है, जो उसने गलती किया है, जो उसके जो परिणाम का दोषी है, उसके बारे में सोच के
वो अपने बात को अंदर से एक्सप्रेस करना चाहती है कि अभी भी जो मैंने डक्कन की हत्या किया उसका खून मेरे हाथों में लगा हुआ है। She immunized the wallet of the king Dukan still remains on hands, although the murder happened long ago. इसके बावजूद कि मर्डर बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अब भी ये अपने आप में मेंटल सफरिंग से जूझ रही है और बोल रही है कि ये खून मेरे हाथों में अभी भी लगा हुआ है। Although the murder happening long ago, her guilty consciences continue to trouble her, और यही गलती, यही दोषी परिणाम उसको अंतरात्मा से परेशान कर रहा है। The phrase, the all the perfume of the Arabia suggests that had no fragrance can remove the stain। और जो फ्रेज का जो ये लाइन लिखा गया, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया, अरेबिया का जितना भी सुगंध, दुनिया में कोई ऐसा परफ्यूम या फ्रेगनेंस या कोई भी चीज़ ऐसा है जो इस दाग को और इस दुर्गंध को हटा सके। द ब्लड सिम्बोलाइज गिल्ट, द ब्लड यहाँ क्या कर रहा है, सिम्बोलाइज किसको प्रतीक कर रहा है, गिल्ट को, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मर्डर। द ब्लड सिम्बोलाइज लिखना है, द ब्लड सिम्बोलाइज गिल्ट एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मर्डर। दिस लाइन रिवेल हर साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, और दिस लाइन रिवेल मीन्स उजागर करना, और जिसके कारण ये क्या बताना चाह रहा है ये लाइन कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन कैसे हुआ मैकबेथ का। मन से टूट गई, मानसिक रूप से वो टूट गई। Earlier she appeared strong and fearless, earlier she appeared strong and fearless, जो कि लेडीज मैकबेथ पहले क्या होती थी, बहुत ही मजबूत और फियरलेस लेडी थी। बट नाउ शी इज द ओवरवेल्म्ड बाय द रिमोर्स एंड द फियर। लेकिन अब क्या हो गया, अत्यधिक प्रभावित हो गई, और किसके कारण, पश्चाताप और डर के कारण। Conclusion, this passage highlights the destructive effect of the guilt. Shakespeare shows that all the crime may be hidden from society. Shakespeare shows that all the crime may be hidden from the society। और शेक्सपियर बताता है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो छिपे हुए हैं। दे कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम वन कॉन्सेसेस, और अपने, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे परिणाम और बुराइयां और गिल्ट जो किया गया है इंसानों के द्वारा वो हिडन है, लेकिन वो अपने अंतरात्मा कॉन्साइंसेस के अंदर हिडन नहीं है। वो अपने अंतरात्मा से जूझ रही थी, कोई नहीं जानता था डक्कन की हत्या, लेकिन वो अपने आप अंतरात्मा से जूझ रही है और समझने का प्रयास कर रही है कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप हिंदी में समझना चाहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को रोक के। देखिए सर, यह दृश्य उसे मानसिक पतन को दर्शाता है। जो लेडी मैकबेथ पहले निडर दिखाई देती थी, वही अब पश्चाताप और भय से टूट चुकी है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3 with reference to the context। You know, I have always gone on like that। You know, I have always gone on like that। ये पंक्तियाँ सरजीव द्वारा कही गई है। वह स्वीकार करता है कि उसकी वीरता और आदर्शवाद काफ़ी हद तक दिखावा है। क्या है? जो उसकी वीरता और आदर्शवाद है काफ़ी हद तक दिखावा है। वह लोगों के सामने एक नायक की छवि प्रस्तुत करता है, जबकि वास्तविकता कुछ और नहीं है। दिस ऐसे ही शुरू करना है। दिस लाइन आर स्पोकन बाय द सरजीव इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉज। सरजीव द्वारा एक प्ले है सरजीव का, उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक किताब लिखते हैं, एक टॉपिक लिखते हैं, आर्म्स एंड द मैन।
आर्म्स एंड द मैन के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड उसमें सरजीव बोलता है कि while talking to the log, he admits that much of the heroic behavior is performance rather than the genuine reality. और ये इस आर्म्स एंड द मैन में कहता है कि जो हम वीरता और अपने आप को आदर्शवाद दिखा रहे हैं, बेहतरीन वीरता पूर्व सूचक दिखा रहे हैं, वो वास्तविकता में कुछ नहीं है. In this passage, Sergio admits that he often adopts a noble attitude and the dramatic behavior to impress others. और इसमें कहता है कि वो एक आदर्श व्यक्ति आदर्श रवैया अपनाया और एक ड्रामा कर रहा है अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति बनने के दूसरे के सामने. He says that he has acted in this manner since the childhood. और वो चाइल्डहुड बचपन से ही ये मैनर को एक्ट करते आ रहा है. He estimates reveal that the heroic image is a largely artificial. और जो इसका हीरोइक छवि है, आदर्शवादी छवि है, वो क्या कृत्रिम है, रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है. He enjoy the presenting himself as the romantic hero and believe that people admire such behavior. ही इंजॉय प्रजेंटिंग हिमसेल्फ और वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है, जो अपने आप को आर्टिफिशियल हीरो दिखा रहा है, दूसरे के सामने प्रजेंट कर रहा है, रोमांटिक हीरो के रूप में दिखा रहा है और वो इसको दिखा के प्रजेंट करके वो बहुत खुश हो रहा है. एंड बिलीव दैट पीपल एडमायर सच बिहेवियर. और ये आशा करता है और विश्वास करता है कि लोग जो इसके बिहेवियर हैं उसके एडमायर हो चुके हैं. सो यूज द कंसेंसस to criticize false heroism and the romantic ideal. और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और इस स्वरूक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं कि झूठी वीरता और रोमांटिक आदर्श को. द पैसेज एक्सपोजेज द डिफरेंस बिटवीन द अपीयरेंसेस एंड द रियलिटी. और ये पंक्ति यह बताना चाहता है, इस पंक्ति के द्वारा ये एक्सपोज या रिवेल किया जाता है कि वास्तविकता और दिखावा में क्या अंतर है. कंक्लूजन. अब 3 क्वेश्चन हो गए, तो आपको इस पैराग्राफ को मेन पॉइंट क्या लिखना है कि कहानी का किस शीर्षक से लिया गया, किस टॉपिक से लिया गया, किसने बोला और इसका राइटर कौन है और इस पंक्ति में क्या कहना चाहता है, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. दिस पैसेज reveal Sergio's true nature and supports a criticism of the romantic heroism. It emphasizes the importance of the realism over artificial behavior. Question number 4. Explain with reference to the context. A miserable and unkind untrue. इस पंक्ति किंग आर्थर सर बेडीवर को डांट रहे हैं. किंग आर्थर सर बेडीवर को डांट रहे हैं क्योंकि उसने एक्सकैलिबर तलवार को झील में फेंकने का आदेश का पालन नहीं किया. आर्थर उसकी निष्ठा पर प्रश्न उठाते हैं और इस लाइन के द्वारा ये बोलते हैं. Question number 4. Explain the reference to the context. कह रहा है क्वेश्चन में a miserable and the unkind, untrue, unsightly, traitor, hurted, woe is me. Authority forgets a dying king, laid widow of the power in his eyes, that bow had built the bill. तो इस पंक्ति में किंग आर्थर सर बेडीबर को डांट रहे हैं क्योंकि उसने एक्सकैलिबर तलवार को झील में फेंकने के आदेश का पालन नहीं किया. और आर्थर जो था, किंग आर्थर, उसकी निष्ठा पर प्रश्न उठाते हुए ये डांटना शुरू करते हैं. कंटेक्स्ट कहना चाह रहा है दिस लाइन आर स्पोकन बाय द किंग आर्थर. दिस लाइन स्पोकन बाय किंग आर्थर and in the
Tennyson's poem Morte the Arthur. Arthur has ordered Bedivere to throw the magical sword Excalibur into the lake. However, the Bedivere failed to obey the command immediately. ये जो पंक्ति बोल रहा है किंग ऑर्थर के द्वारा बोला जा रहा है और ये मैजिकल जो स्वॉर्ड था उसको झील में फेंकने के लिए बोला था, लेकिन वो बेडीवर जो था उसको उसके आज्ञा का पालन करने में असफल रहा। इन दिस पैसेज ऑथर एक्सप्रेस द डिसअपॉइंटेड। क्या दिखाना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से? दिखाना चाह रहा है ये अपने एक्सप्रेस डिसअपॉइंटेड एंड एंगर को टुवर्ड्स द बेडीवर। ही एक्सक्यूज हिम ऑफ द बीइंग अनफेथफुल एंड द डिसलॉयल। और ये भी दिखाना चाह रहा है कि उसने अविश्वासी और निष्ठाहीन काम कैसे किया। Arthur believes that a true knight should obey his king faithfully. आर्थर हमेशा विश्वास करता था एक सच्चा योद्धा हमेशा क्या करता है, राजा का आज्ञा का वफादारी से पालन करता है। सिंस बेडीवर हैज फेल्ड टू कैरी आउट द कमांड, लेकिन जो बेडीवर था जो इसके आज्ञा का पालन करने में क्या रहा, फेल्ड रहा। ऑथर फील्स बिट्रायड, और ऑथर ऐसा महसूस करता है कि जैसा कि उसने धोखा दिया। दिस पैसेज हाईलाइट्स द मिडाइवल वैल्यूज। ये पैसेज मध्यकालीन मूल्य को दिखाता है of loyalty, honor, and duty. This passage highlights the medieval value of loyalty, honor, and the duty. ये लाइन यह दर्शाना चाह रहा है कि मध्यकालीन मूल्य निष्ठा और सम्मान और कर्तव्य को दर्शाता है। Author words show the importance of the obedience and the faithfulness in the knightly tradition. और इस वर्ड के माध्यम से ऑथर शो करना चाहता है कि एक योद्धा के ट्रेडिशन में रहने वाले लोग को कैसे फेथफुलनेस और ओबीडियंस होना चाहिए और इसका क्या महत्व है इसको समझना चाहिए। कंक्लूजन। दिस पैसेज emphasizes the ideal of the loyalty and the duty. It also reflects the author disappointed when these ideals are not followed. इस अंश में और एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ अच्छे से, ताकि आप लोग समझ पाएं। इस अंश में ऑर्थर बेडीवर से निराश और क्रोधित होता है और बेडीवर ने एक्सकलीबर को झील में फेंकने के आदेश को तुरंत पालन नहीं किया, इसीलिए ऑर्थर उसकी निष्ठा पर संदेह करते हैं। यह अंश मध्यकालीन आदर्शों जैसे निष्ठा, सम्मान और कर्तव्य को दर्शाता है। ऑर्थर मानते हैं कि एक सच्चा योद्धा अपने राजा के आदेश का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम आर डेड। फॉर नाउ आई सी द ट्रू ओल्ड टाइम आर द डेड व्हेन एवरी मॉर्निंग ब्राउट ए नोबल चांस and every chance brought out a noble night. Such time have not been since the light that led the holy elders with the gift of the Mara. इस पंक्ति में बेडीवर पुराने गौरवशाली युग के समाप्त होने पर दुख व्यक्त करता है। उसे लगता है कि ऑर्थर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया है। वो अपने पुराने गौरवशाली युग को समाप्त होने पर क्या दुख व्यक्त करता है इस पंक्ति के माध्यम। उसे लगता है कि ऑर्थर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया। दिस लाइन आर स्पोकन बाय सर बेडीवर near the end of the tensions of the Morte the Author. After the author's departure, Bedivere reflects on the passing of the noble age and the decline of the heroic value. और वो अपने पुराने गौरवशाली दिनों को याद करके दुख व्यक्त करता है और कहता है कि ऑर्थर के साथ वीरता, सम्मान और आदर्शों का युग भी समाप्त हो गया है। एक्सप्लेनेशन।
In this passage, Bedivar laments द एंड ऑफ द ग्लोरियस एज ऑफ द किंग ऑर्थर। इस लाइन के माध्यम से बेडीवर शोक व्यक्त करना चाहता है और कहता है कि हमारे गौरवशाली या ग्लोरियस एज राजा के साथ ही खत्म हो गया है। He remembers a time when the noble knights had opportunity to prove their courage and the honor। और वो अपने दिनों को याद करता है कि हमारे नोबल योद्धा कैसे अपने अवसर को प्राप्त करके अपने आप को प्रूव करते थे कि उनमें कितना साहस और सम्मान है। According to the Bediver, those heroic values no longer exist. According to the Bediver, is in this line, those heroic value no longer exist. लंबे समय तक exist नहीं कर पाया। The passage expresses the sense of the loss and the nostalgia for the better past. Tennyson uses the Bediver words to emphasize the decline of the noble ideals and the tradition from one age to another। इस बेडिवर वर्ड्स के ये इम्फेसाइज करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि एक नोबल आदर्श, उच्च आदर्श का पतन और परिवर्तन एक युग से दूसरे युग में होता है। The passage reflects sorrow for the loss of heroic values and the admiration of the greatness of the author age। Question number 6। Question number 6। Write a short note on the Elizabeth Theatre। एलिजाबेथ थिएटर पे आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है। एलिजाबेथ थिएटर इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल के दौरान विकसित हुआ। यह अंग्रेजी नाटक के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता था। इसी काल में शेक्सपियर, मार्वोलो और बेन जॉनसन जैसे महान नाटककारों ने अपनी रचनाएं लिखी। एलिजाबेथ थिएटर एलिजाबेथ फर्स्ट काल में ही शेक्सपियर जैसे महान और बेन जॉनसन जैसे महान नाटककार ने अपनी कहानियाँ लिखी। द एलिजाबेथ एज वाज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। एलिजाबेथ एज वाज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा का स्वर्ण युग एलिजाबेथ युग ही कहलाता है। ड्यूरिंग द रीजिन द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थिएटर बिकम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। एलिजाबेथ फर्स्ट के समय, शासनकाल के समय थिएटर एक पॉपुलर एंटरटेनमेंट के रूप में उभरा। इन इंग्लैंड एलिजाबेथ थिएटर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द 16th century। पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर अटैक्ट लार्ज ऑडियंस एंड डिफरेंट सोशल क्लासेस। एलिजाबेथ थिएटर ये बहुत ही 16th सेंचुरी आते आते बहुत ही फल फूल गया। पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर पब्लिक थिएटर सच एज द ग्लोब थिएटर जो था वो वेरी लार्ज ऑडियंस को क्या किया? अट्रैक्ट किया डिफरेंट सोशल क्लासेस। द स्टेज वाज द सिंपल एंड हैड वेरी लिटिल सीनरी। एक्टर डिपेंड ऑन language and costume and performance to create dramatic effects। स्टेज वाज सिंपल। स्टेज कैसा होता था? बहुत ही सिंपल एंड वेरी लिटिल। मंच सजा और सरल होता था और जो मंच का सजावट बहुत ही कम सजावटी से सजा हुआ होता था। एक्टर डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। एक्टर किस पे डिपेंड करता था? लैंग्वेज और कस्ट्यूम वेशभूषा और परफॉर्मेंस टू क्रिएट द ड्रामेटिक इफेक्ट्स।
दिस पीरियड प्रोड्यूस ग्रेट द प्ले राइट्स। और इस समय जो हुआ बहुत ही नाटककार खेले गए, सच एज दे देयर प्ले एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ द लव, एम्बिशन, रिवेंज एंड द ह्यूमन नेचर। Elizabeth Theatre played a major role in the development of English drama and remained one of the most celebrated period in the literary history। एलिजाबेथ 16वीं शताब्दी, इसकी जो थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं हिंदी में ब्रीफ। 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ, उस समय ग्लोब थिएटर जैसे सार्वजनिक रंगमंच बहुत लोकप्रिय था। जैसे उसमें बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट किया, डिफरेंट सोशल क्लासेस। मंच सजा कम होती थी और अभिनेता अपने अभिनय वेशभूषा के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करते थे। शेक्सपियर, बेन जोन्सन जैसे महान नाटककार इसी युग में अंग्रेजी साहित्य का विकास किए और अंग्रेजी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। The dramatic significance of the soliloquy in Macbeth. The dramatic significance of the soliloquy in the Macbeth। मैकबेथ में सोलिक्यू का बहुत महत्व है। इसके माध्यम से दर्शकों को मैकबेथ के मन में चल रहे विचारों और महत्वाकांक्षों और संघर्षों की जानकारी मिलती है। कंटेक्स्ट। Soliloquy is the speech derived by the character when he is alone on the stage। Soliloquy is the speech delivered by a character when he is alone on the stage। एक प्रस्तुत किया हुआ भाषण होता है जिसमें अकेला व्यक्ति उस स्टेज पे कैरेक्टर के रूप में उपस्थित होता है। शेक्सपियर uses the soliloquies effectively in the Macbeth to reveal the inner thoughts of the character। और शेक्सपियर यूज करता है सोलिलोक्यू इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से, कि अपना जो मैकबेथ का इनर इनर जो थॉट्स था, आंतरिक विचार था, उसको वो उजागर कर सके। Soliloquy in the Macbeth helps the audience understand the Macbeth mental conflict and the ambition। और ये ऑडियंस को समझाना चाहती है कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिशन, उसका महत्वाकांक्षी के बीच संघर्ष क्या चल रहा है। थ्रू द दीज स्पीचेज हिज फियर, डाउट एंड डिजायर बिकम क्लियर। और ये स्पीच के थ्रू उसका डर और संदेह और इच्छाएं क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। द फेमस ड्रैगर द फेमस डेगर सोलिलिक्यू shows the Macbeth disturbed mind before the Duncan murder। Similarly, the tomorrow and tomorrow and tomorrow speech reveal his despair and the hopelessness। और धीरे धीरे क्या हुआ, कल कल करते हुए स्पीच ने उसको क्या किया, उसके निराशा और निराशाजनक स्थिति को क्या किया, उजागर किया। रिवेल द soliloquy deepen the tragic effect of the play and the make the audience sympathize with the Macbeth। और ये जो स्पीच के द्वारा जो इफेक्ट लोगों पर बहुत भारी पड़ा और सहानुभूति किसके प्रति जारी किया, मैकबेथ के प्रति। The essential to the dramatic structure of the Macbeth, the reveal character, audience, the plot, that intensify emotional and impact। मैकबेथ ने सोलिलोक्यू उसके मन के संघर्ष और महत्वाकांक्षा और भय को दर्शाता था। इसके माध्यम से दर्शक उसके वास्तविक विचारों को समझ पाते हैं और ये भाषण नाटक की भावनात्मक गहराई को बढ़ाते और कथनाक को आगे बढ़ाते हैं। द थ्री फ्रेज ऑफ द थॉमस हार्डीज राइटिंग।
थॉमस हार्डी ने अपने साहित्यिक जीवन में 3 प्रमुख चरणों में लेखन किया। प्रत्येक चरण में उसके विषय और दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई देता। तो उसी के बारे में हम लोग को लिखना है कि थॉमस हार्डी जो था उसका 3 फेज जो चरण है राइटिंग का, उसी पे हम लोग को लिखना है। Context is one of the greatest novelists of Victorian literature. विक्टोरियन लिटरेचर के थॉमस हार्डिन बहुत ही ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट थे। His literary career is generally divided into 3 phases. First phase consists of the novel of experiment and the apprenticeship. फर्स्ट जो फेज है इनके नोवेल में जो कंसिस्ट होता है एक्सपेरिमेंट और प्रशिक्षण काल का। अप्रेंटिसशिप मतलब प्रशिक्षण जो लेते हैं प्रशिक्षण काल का, और प्रयोग काल का पहला फेज में का नोवेल प्रयोग किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड हार्डी बाय द डेवलपिंग हिज स्टाइल, और जब फर्स्ट फेज में इसने नोवेल लिखने का और प्रयोग करने का और प्रशिक्षण कला के रूप में इसने क्या किया, अपने लेखन कला को स्टाइल को डेवलप किया। द सेकेंड फेज इंक्लूड द वेसेक्स नोवेल सच द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउडिंग। These works established his reputation as a novelist। और सेकेंड फेज में इन्होंने क्या किया, फॉर सच एज द फार नोवेल जो लिखा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके बाद इसने नोवेलिस्ट के रूप में एक क्या प्रतिष्ठा हासिल की है। द थर्ड फेज इज द मार्क्ड बाय द ट्रेजिक नोवेल सच एज द टीज ऑफ द Arvillage and the Jude the Obscure. These works explore faith, suffering, and the social injustice. और these works explore भाग्य और पीड़ा और सामाजिक अन्याय पे लिखना शुरू किया। फर्स्ट पेज में अपने प्रयोग और प्रशिक्षण काल के रूप में व्यक्त करते हैं और इसमें राइटिंग स्किल के बारे में वो डेवलप करते हैं। दूसरे में वो नोवेलिस्ट के रूप में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। थर्ड पेज में भाग पीड़ा और सामाजिक अन्याय के रूप में लिखना शुरू करते हैं। द 3 phases of the Hardy writing show his growth from the experimental writer to one of the greatest novelists of the English literature. चलिए इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.